तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, भारत की आज़ादी की लड़ाई। अक्सर हम इसे बस तारीखों और घटनाओं की एक टाइमलाइन मान लेते हैं, है ना? एक के बाद एक होने वाले आंदोलनों की लिस्ट। लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में हम इसे एक बिल्कुल नए और दिलचस्प नज़रिए से डिकोड करने वाले हैं। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक इतिहास नहीं था, बल्कि ये तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की एक मास्टर क्लास थी। एक ऐसी डायनामिक और लगातार बदलती हुई रणनीतिक चाल जिसने उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को घुटनों पर ला दिया। तो आइए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इस स्ट्रेटेजिक प्लेबुक के पन्ने पलटते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम इस पूरे सफर को 5 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले हम बात करेंगे आंदोलन के जन्म की, फिर देखेंगे वो रैडिकल बदलाव, पूर्ण स्वराज की मांग, गांधीवादी रणनीति और अंत में चर्चा करेंगे उन गुमनाम ताकतों की जिनके बिना ये आज़ादी मुमकिन नहीं थी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आंदोलन का जन्म। सबसे पहले सेफ्टी वाल्व थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ये वाकई में कमाल की और थोड़ी विडंबना भरी चाल थी। देखिए, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उस वक्त के वायसराय लॉर्ड डफरिन का मानना था कि ये संस्था अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा कवच का काम करेगी। उनका आइडिया बस इतना था कि भारतीयों के बढ़ते गुस्से को एक सुरक्षित रास्ता दे दिया जाए ताकि 1857 जैसी कोई हिंसक क्रांति दोबारा ना भड़क उठे। मतलब सोचिए, जिस संस्था ने आगे चलकर ब्रिटिश राज की जड़ें उखाड़ दी, शुरुआत में उसे खुद अंग्रेजों ने अपना बचाव करने का टूल समझा था। पर शुरुआत से ही कांग्रेस की रणनीति एकदम क्लियर थी। उन्हें एक अखिल भारतीय यानी पैन इंडिया बेस बनाना था। अगर हम ध्यान दें तो कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशनों को जानबूझकर अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया, जैसे बॉम्बे, फिर मद्रास और फिर इलाहाबाद। और लीडरशिप की डाइवर्सिटी भी देखने लायक थी। WC बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बिखरे हुए देश को एक मंच पर लाने की बेहद सोची समझी चाल थी। अब सवाल ये है कि इन शुरुआती नेताओं का तरीका क्या था। इसे हम संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कह सकते हैं। सीधे टकराव के बजाय इन्होंने 3 Ps का रास्ता चुना: प्रार्थना, याचिका और विरोध। ये अंग्रेजों के बनाए कानूनी सिस्टम के अंदर रहकर ही उनसे सुधार मांगने का एक बहुत ही चतुर और शांतिपूर्ण तरीका था। लेकिन फिर वक्त बदला। अब आते हैं दूसरे चरण पर, रैडिकल बदलाव। 20वीं सदी आते आते, खासकर 1905 के बंगाल विभाजन के बाद, हवा का रुख एकदम बदल गया। अब मूवमेंट में एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक दरार आ चुकी थी। एक तरफ थे नरम दल वाले जो धीरे धीरे सिस्टम में रहकर सुधार चाहते थे, और दूसरी तरफ उभर कर आया गरम दल। गरम दल वालों का स्टैंड बिल्कुल अलग था। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन, विदेशी चीजों के बॉयकॉट, स्वदेशी और पैसिव रेजिस्टेंस को अपना हथियार बनाया। मतलब अब बात सिर्फ हाथ जोड़कर गुजारिश करने की नहीं थी, अब सीधा चैलेंज करने का वक्त आ गया था। और इस पूरे आक्रामक तेवर को अगर किसी एक लाइन में समेटना हो तो बाल गंगाधर तिलक का वो मशहूर नारा याद कीजिए: स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। इसने अंग्रेजों का विरोध करने को एक कानूनी बहस से उठाकर एक मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य में बदल दिया। अब शोषक सरकार के खिलाफ खड़े होना कोई अपराध नहीं, बल्कि हर हिंदुस्तानी का हक बन गया था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही एक तरीका चल रहा था। इसी दौरान एक और समानांतर ट्रैक भी तैयार हो रहा था, क्रांतिकारी आंदोलनों का। अनुशीलन समिति से लेकर अलीपुर बम कांड और 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तक। यहां सबसे अहम बात यह है कि जब भी मुख्य धारा का आंदोलन थोड़ा सुस्त पड़ता था, ये क्रांतिकारी प्रतिरोध की आग को जलने देते थे। द फिलॉसफी ऑफ बम जैसी रचनाओं से प्रेरित होकर इन लोगों ने सीधा औपनिवेशिक सत्ता को निशाना बनाया, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आम जनता के अंदर से अंग्रेजों का खौफ निकलने लगा। अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 का लाहौर अधिवेशन हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद 1930 में पूर्ण स्वराज की ऐतिहासिक घोषणा की गई। इस 750 शब्दों के घोषणा पत्र की सबसे खास बात यह थी कि इसने ब्रिटिश राज से अपने सारे संबंध पूरी तरह तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब रणनीति डोमिनियन स्टेटस या किसी तरह की छोटी मोटी रियायत मांगने की नहीं थी। अब आज़ादी को किसी दान या खैरात की तरह नहीं, बल्कि न्याय की भाषा में मांगा जा रहा था। ये एक टोटल शिफ्ट था। और इस घोषणा पत्र ने ब्रिटिश शासन को बड़ी ही बारीकी से एक 4 स्तरीय आपदा साबित किया। वो 4 स्तर क्या थे? आर्थिक शोषण, राजनीतिक अधीनता, सांस्कृतिक विनाश और आध्यात्मिक निःशस्त्रीकरण। देखिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी,
ये पूरे देश को एक लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश थी कि ब्रिटिश राज ने भारत को हर मुमकिन तरीके से तबाह कर दिया है और इसीलिए इसे जड़ से उखाड़ फेंकना अब लाजमी हो चुका है। चलिए अब आते हैं चौथे चरण पर, गांधीवादी रणनीति। मशहूर इतिहासकार बिपिन चंद्र ने गांधी जी की काम करने की रणनीति को संघर्ष विराम संघर्ष यानी स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल का नाम दिया है। और ये एक बहुत ही कंट्रोल में चलने वाला पैटर्न था। कैसे? पहले एक बड़ा सक्रिय जन आंदोलन होता था, फिर एक ब्रेक या विराम आता था। इस ब्रेक में लोग खाली नहीं बैठते थे, वे खादी बनाने और छुआछूत मिटाने जैसे रचनात्मक काम करते थे, और फिर से जनता एक नए संघर्ष के लिए तैयार होती थी। ये रणनीति इतनी स्मार्ट थी क्योंकि इससे ना तो जनता थककर हार मानती थी और ना ही ब्रिटिश सरकार को अपना पूरा दमखम लगाकर आंदोलन को कुचलने का कोई सीधा बहाना मिलता था। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो इस अप्रोच को इटालियन थिंकर एंटोनियो ग्राम्शी के वॉर ऑफ पोजीशन से जोड़कर देखा जा सकता है। ये रातों रात सिस्टम पलट देने वाला कोई मैजिक ट्रिक नहीं था। ये एक लंबा थका देने वाला संघर्ष था जिसका असली मकसद लोगों के दिलो दिमाग को जीतना था। इसका टारगेट ब्रिटिश सत्ता की उस इमेज को तोड़ना था जिसमें उन्हें अपराजय और हमेशा भलाई करने वाला माना जाता था। और मोरालिटी पर आधारित इसी अप्रोच ने सच में पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। और इन सारी रणनीतियों का अंतिम नतीजा तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है ही। इसी लगातार स्टेप बाय स्टेप चलने वाली मास मोबिलाइजेशन ने न सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि हमारे आधुनिक भारत के मजबूत संस्थानों और अंततः हमारे संविधान की एक बहुत ही सॉलिड नींव रखी। पर यहाँ एक बात क्लियर कर लेना जरूरी है कि गांधी जी की स्ट्रैटेजी हमेशा एक जैसी पत्थर की लकीर नहीं थी। ये वक्त के हिसाब से काफी लचीली थी। शुरुआती गांधीवादी आंदोलनों और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बीच का फर्क देखिए। जहां शुरुआती आंदोलन एकदम अहिंसक और बहुत कंट्रोल में होते थे, वहीं 1942 का आंदोलन स्वतःस्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस और काफी उग्र था। इसे एक तरह से वॉर ऑफ मूवमेंट कहा गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार एक ताकतवर हमलावर के खिलाफ खुद को बचाने के लिए आत्मरक्षा में बल प्रयोग को जायज माना गया। करो या मरो का वो नारा उसने प्रतिरोध के एक बिल्कुल ही नए और फाइनल फेज को जन्म दे दिया था। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी चरण पर आते हैं, गुमनाम ताकतें। देखिए, इतिहासकारों ने इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम को अलग अलग चश्मों से देखा है। जो ट्रेडिशनल या पारंपरिक नजरिया है वो इसमें सिर्फ महान नेताओं के आदर्शवाद और उनके बलिदान को देखता है। दूसरी तरफ कैम्ब्रिज स्कूल का मानना है कि आंदोलन सिर्फ अपने अपने स्थानीय स्वार्थों की वजह से चल रहा था। लेकिन जो सबाल्टर्न या मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो हमारे सामने एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर रखता है। ये नजरिया हमें बताता है कि ऊपर बैठे नेताओं की रणनीति के अलावा जमीनी स्तर पर किसान और मजदूर भी अपनी एक अलग और स्वतंत्र लड़ाई लड़ रहे थे। एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर मुख्यधारा के इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसका वो हकदार था। और दिलचस्प बात यह है कि इन हाशिए पर रहने वाले लोगों ने धीरे धीरे खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, 1927 में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस और फिर 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा। भले ही उस समय के बड़े नेताओं ने कई बार क्लास या जेंडर के मुद्दों को आज़ादी की मुख्य लड़ाई के पीछे रखा, लेकिन सच तो ये है कि इन्हीं संस्थाओं की वजह से ये आज़ादी की लड़ाई एक सच्चा और ज़मीनी जन आंदोलन बन पाई। इसमें महिलाओं की रणनीतिक भागीदारी की बात करना तो बेहद जरूरी है। वो इस पूरे मूवमेंट में सिर्फ बैकग्राउंड में सपोर्ट नहीं कर रही थीं, वो फ्रंट लाइन पर बदलाव ला रही थीं। स्वदेशी और खादी को घर घर तक पहुंचाने से लेकर बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद अंडरग्राउंड नेटवर्क चलाने तक महिलाओं ने गजब का नेतृत्व दिखाया। और नागालैंड की रानी गाइडन ल्यू जैसे उदाहरण तो हमारे सामने हैं, जो सीधे हथियारों के साथ लड़ाई में उतरी। इन महिलाओं ने एक ही वक्त में 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, एक तरफ पितृसत्ता और दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन। और हाँ, हम उन जमीनी स्तर के विद्रोहों को कैसे भूल सकते हैं। 1860 का इंडिगो या नील विद्रोह, तेलंगाना के किसानों का विद्रोह, तेभागा आंदोलन और बॉम्बे के कपड़ा मजदूरों की वो बड़ी हड़तालें, ये सिर्फ इधर उधर भड़के हुए दंगे नहीं थे। ये ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और लोकल जमींदारों दोनों के खिलाफ आम इंसान के विरोध की एक बहुत मजबूत आवाज थे। ये वो इंडिपेंडेंट क्रांतियां थीं जिन्होंने असल में ब्रिटिश राज की आर्थिक नींव को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटना हो तो वो इस एक विचार में आकर टिकता है, आज़ादी के इस आंदोलन की फाइनल जीत किसी एक खास तरीके से नहीं आई। असली रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक इन सारी बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों को एक साथ जोड़ने में था।
चाहे वो पढ़े लिखे एलीट वर्ग की कोर्ट कचहरी वाली बहसें हों, या क्रांतिकारियों के बम, या फिर जमीनी स्तर पर किसानों और मजदूरों की हड़तालें, इन सबको एक दिशा में मोड़कर एक निर्विवाद राष्ट्रवादी शक्ति बना देना ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो इस स्ट्रैटेजिक प्लेबुक को पूरी तरह डिकोड करने के बाद जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आपके लिए छोड़कर जाता हूं। अगर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की असली ताकत उसकी ये गतिशील और लगातार इवॉल्व होने वाली रणनीति थी, तो जरा सोचिए, आज दुनिया में ऐसे कौन से आंदोलन हैं जो इसी तरह अपनी खुद की रणनीतिक प्लेबुक तैयार कर रहे हैं? क्या आज के ग्लोबल मूवमेंट्स इतिहास की इन रणनीतियों से कुछ सीख ले रहे हैं? सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। हमारे इस एक्सप्लेनर में आखिर तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।